नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास 12th आर.बी.एस.सी के गणित विषय पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में आपको चैप्टर 13 जो आपका है मैथमेटिक्स में वेक्टर्स, उस पर चर्चा करूंगा और उसको शुरू करूंगा। आज इस चैप्टर में मेरा ये पहला वीडियो लेक्चर है और इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है उसको हम एक बार एज ए इंट्रोडक्शन शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की। यहाँ आपको ये कहना उचित होगा कि मैं बहुत ही बेसिकली पढ़ाई करता हूँ और किसी भी चैप्टर को पहले पूरा समझाता हूँ, उसके जो फॉर्मूले होते हैं उनको डिराइव करता हूँ और उसके बाद जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से मतलब कैटेगरी वाइज सवाल करके उसको सॉल्व करता हूँ। कैटेगरी वाइज, टाइप वाइज, आसान टाइप पहले और कठिन जो टाइप है वो बाद में। यानी आपकी जो बुक के एग्जाम्पल है, किसी चैप्टर के एग्जाम्पल है, उसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, उसके जो मिसलिनियस के क्वेश्चंस हैं, इनको अलग अलग नहीं करता हूँ, एक साथ ही करता हूँ। एक टाइप ले ली और जितने सवाल बन सकते हैं मैंने सारे करके इसको करना होता है। तो अगर आप मेरे वीडियोज़ को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे और हमेशा देखेंगे, मैं वीक में 3 या 4 वीडियो इसके पोस्ट क्या करूँगा और आप अगर डिमांड ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा भी कर सकता हूँ, रोज़ भी कर सकता हूँ। पर फिलहाल मेरा विचार जो है सप्ताह में 3 या 4 वीडियो इसके पोस्ट करने का है। 3 या 4 वीडियो सीबीएसई के लिए और 3 या 4 वीडियो आरबीएसई के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीबीएसई क्लास 12 के लिए मैंने आज ही शुरू किया है एक नया चैप्टर, वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। वो आपके भी कोर्स में है और ये जो वेक्टर करा रहा हूँ ये आपके भी है और सीबीएसई में भी है। तो हर लड़का 2 चैप्टर एक साथ कर सकता है अगर दोनों वीडियो देखेगा तो। एटलीस्ट एक लेक्चर तो मेरा रोजाना होगा, चाहे वो आरबीएसई भी हो चाहे वो सीबीएसई भी हो। तो मैं बिना समय ख़राब किए अब ये वेक्टर का चैप्टर शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि वेक्टर क्या मतलब किया। वेक्टर को कहते हैं हिंदी में सदिश, यानी जिसमें मैग्नीट्यूड हो और साथ में डायरेक्शन भी हो, दिशा भी हो। देखिए कुछ बातें ऐसी होती है जिसमें दिशा का बोध नहीं होता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता है, केवल उसका होता है मैग्नीट्यूड। और कुछ में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता होते हैं, जैसे चाल, स्पीड। तो इससे ये नहीं पता पड़ता है कि किस दिशा में हो रही है। हम कहते हैं कि इस कार की गति जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, या चाल जो है इस गाड़ी की चाल जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसमें दिशा नहीं होती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इस गाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व दिशा की ओर है या उत्तर दिशा की ओर है, तो दिशा आ गई ना, तभी वेग बन गया। वेग और ये जो चाल, इनकी इकाई बराबरी होती है, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक होती है अदिश यानी कि चाल, एक होती है सदिश यानी कि वेग। तो मोटे तौर पर जो आपको समझना है वो ये है कि सदिश के अंदर किसी चीज़ का परिमाण यानी उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी दिशा भी होगी। तो सिंपल सी बात कर देते हैं कि वेक्टर जो होता है, वेक्टर, इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही होते हैं, दोनों ही होते हैं। मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ये बात आप पहले, जो पहला पॉइंट हम समझेंगे इस चैप्टर का वो ये है। दूसरा, अब इसको कैसे करें रिप्रेजेंट, ये इसका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, कैसे करें रिप्रेजेंट। तो देखिए मैं आपको एक लाइन बनाता हूँ इस प्रकार की, जैसे मैंने ये देखिए लाइन बना दी। इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कहूँगा रेखा या लाइन। इसको मैंने एल नाम दे दिया। अगर मैं इस पे ऐसे एरो लगा दूँ इस प्रकार से, तो इस लाइन को मैं कहूँगा डायरेक्टेड लाइन। तो इसका नाम हो गया डायरेक्टेड लाइन यानी कि दिष्ट रेखा। अगर मैं एरो नहीं लगाता तो इसको केवल लाइन कहता, मैंने एरो लगा दिया तो होगी डायरेक्टेड लाइन। और अगर मैं इस डायरेक्टेड लाइन पर एक सेगमेंट ले लूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया
ए और ये इसको बी कह दिया, और इसको मैंने कर दिया गहरा। मान लीजिए मैंने इसको कर दिया डार्क, और नाम दे दिया ए बी। तो ये जो ए से बी है ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, और इसी को हम वेक्टर कहते हैं। उसको ऐसे कहते हैं, ए बी लिख के एक एरो लगा देते हैं। तो इज ए वेक्टर ए बी इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अच्छा, जो इसका ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट, इसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट या हिंदी में कहेंगे प्रारंभिक बिंदु, और बी को बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट या अंतिम बिंदु। टर्मिनल पॉइंट या अंतिम बिंदु। तो आपने क्या समझा कि ये जो हमने एक लाइन खींची पहले, इसको कहेंगे सिंपली एक लाइन या रेखा, और एरो लगाते ये बन जाएगा डायरेक्टेड लाइन। और डायरेक्टेड लाइन जो होती है इसको हिंदी में दिष्ट रेखा भी कहते हैं, दिष्ट रेखा। और अगर मैं इस डायरेक्टेड लाइन यानी कि दिष्ट रेखा पर एक रेखाखंड बना दूं, यानी निश्चित दूरी ए से बी, तो इसको ए बी को कहेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट या दिष्ट रेखाखंड। इसको बोलेंगे दिष्ट रेखा खंड, यानी कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ये हो गया डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अच्छा, इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के अंदर 3 बातें होती हैं जो बहुत आपको ध्यान में देनी है। पहला होता है लंबाई। जिसको हम लेंथ भी कहते हैं। दूसरा होता है इसके अंदर आधार, जिसको हम सपोर्ट कहते हैं। और तीसरा जो होता है उसे कहते हैं अभिदिशा, हिंदी में कहते हैं अभिदिशा, और इंग्लिश कहते हैं सेंस। यानी लंबाई, आधार और अभिदिशा। ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है अभी, तो इसका जो आधार है, आधार तो ये रेखा खुद ही है। ये हमने जो रेखा बनाई ना लाइन, ये इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का आधार है, यानी कि उसका सपोर्ट है। फिर लंबाई, तो लंबाई देखिए, चूँकि हमने डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट यानी वेक्टर ए बी का है, तो जो लंबाई होगी इसकी वो ए से बी तक की होगी, ए बी होगी लंबाई उसकी। और जो अभिदिशा है यानी इसका जो सेंस है, वो आप देखिएगा मैंने जो इसमें दिया है दिशा, वो ए से लेके बी है, यानी सेंस इसका है ए टू बी। और इस तरह से जो पूरा सभी को अपने एक साथ लिखें तो बोल देंगे वेक्टर ए बी। ये हो गया वेक्टर ए बी। तो इस तरह से हमने कहा कि जो वेक्टर ए बी होता है उसका इनिशियल पॉइंट है ए, टर्मिनल पॉइंट है बी, और इसका जो बेस है, इसका जो आधार है, वो एक लाइन है जिस पर ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, और इसकी जो लंबाई है वो ए से बी की लंबाई कहलाती है। तो ये दूसरा बिंदु मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वेक्टर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे तीसरा बिंदु, इस वेक्टर के चैप्टर में तीसरा बिंदु पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ एक बात हम और कर सकते हैं कि मान लीजिए ये जो ए बी वेक्टर है, ये वेक्टर अगर मैं ये जो इसकी जो डायरेक्शन है, अगर मैं ए से बी नहीं कहकर अगर मान लो बी से ए कहता, बी से ए कहता, बी ए, तो इनकी लंबाई तो बराबर होती। जितनी दूरी ए से बी है उतनी दूरी बी से ए भी है। तो हम कहते हैं कि इन वेक्टर्स के जो मॉडुलस हैं, देखिए मॉडुलस के लिए क्या करते हैं, किसी वेक्टर को 2 वर्टिकल लाइन्स के बीच में लिख देते हैं। इसको लिख देते 2 वर्टिकल लाइन्स के बीच में, यानी हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर ए बी और वेक्टर बी का जो मॉडुलस है, यानी इसका जो मापांक है, वो बराबर है। बट ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए बी इज़ नॉट इक्वल टू वेक्टर बी ए। ए बी और बी ए वेक्टर बराबर नहीं हैं, क्योंकि ए बी ए से बी की ओर है
और बी से ए की ओर है। तो ये जो पहला बिंदु था कि भाई वेक्टर के बारे में समझाया कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। दूसरा जो बिंदु है उसमें मैंने कुछ खास आपको मैंने टर्म्स समझाई हैं। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, लेंथ वेक्टर की, बेस यानी आधार उसका, और अभिदिशा यानी कि सेंस, और वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए बराबर नहीं होते हैं, हालांकि उनके मॉडुलस बराबर होते हैं। अब जो तीसरा पॉइंट है इस चैप्टर का वो है वेक्टर के प्रकार, वेक्टर के टाइप्स, वेक्टर के टाइप्स। तो जो सबसे पहला आपको पढ़ना है इसमें, उसे कहते हैं अपन मात्रक सदिश। हिंदी में कह रहा हूँ मैं, मात्रक या इकाई सदिश, मात्रक या इकाई सदिश। इंग्लिश में कहेंगे यूनिट वेक्टर, इंग्लिश में कहेंगे यूनिट वेक्टर। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है जिसका मॉडुलस 1 है। कितना है? 1 इकाई है। अब इकाई कुछ भी हो सकता है, 1 इंच भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन है वो यूनिट। तो जिस वेक्टर का मॉडुलस यूनिट हो उसको अपन कहते हैं यूनिट वेक्टर। मान लीजिए मैंने क्या दिया, एक यूनिट वेक्टर है, मान लीजिए ए लिखा के इसके ऊपर एक कैप लगा दिया। होते ना वो टोपी, सर्कस में जोकर की जो टोपी लगती है ना, वो कैप इस प्रकार की होती है, शंकु के आकार की होती है ना, ये जैसे ये शंकु होता है ना, कोन इस प्रकार का, तो टोपी बन जाती है। ये देखिए, तो ये कैप, ये सिंबल है इसका यूनिट वेक्टर का। ऐसे तो इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको ऐसे पढ़ते हैं, ए कैप, इसको उच्चारण से करते हैं ए कैप, या मान लीजिए ACAP कैप, ए कैप। तो अगर ए कैप एक यूनिट वेक्टर है तो हम क्या कहेंगे कि यूनिट वेक्टर का जो मॉडुलस होता है वो हमेशा 1 होता है। ये बात ध्यान रखेंगे आप। अब मान लीजिए ये AB है, एक वेक्टर जिसको मैंने वेक्टर A नाम दिया है, यानी जो वेक्टर A है ना, इसको मैंने AB वेक्टर कह दिया है। मान लीजिए इसकी जो लंबाई है 4 सेंटीमीटर है, मान लीजिए कुछ समय के लिए। AB की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। मुझे इसको समझाना है कि मैं इससे यूनिट वेक्टर कैसे बनाऊँ। तो भाई 4 में किसका भाग लगाएं कि 1 आ जाए? 4 का भाग लगाएंगे। तो अगर इस वेक्टर की लेंथ के अंदर, ये जो वेक्टर की लेंथ नहीं, सॉरी, ये वेक्टर A जो है, अगर मैं जो वेक्टर A है इसमें इसकी लंबाई यानी इसके मॉडुलस का भाग लगा दूं, A के मॉडुलस भाग लगा दूं, तो वो इकाई सदिश आ जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी दिशा में इकाई सदिश जो होता है, यूनिट वेक्टर इन एनी डायरेक्शन इज दैट वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर। यानी किसी वेक्टर के अंदर अगर आप उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दोगे, किसी वेक्टर के अंदर उसके मॉडुलस का भाग लगा दोगे, या किसी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दोगे, तो जो क्वांटिटी आएगी, यानी जो आएगा उसको बोलेंगे, इसको क्वांटिटी नहीं बोलेंगे, वेक्टर है। किसी वेक्टर में उसके मॉडुलस का भाग लगा दें तो जो वेक्टर हमको मिलता है उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है ना? तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर A अपॉन मॉडुलस ऑफ द वेक्टर A। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये पहला हो गया। अब दूसरा इसमें पढ़ते हैं अपन, इसी के अंदर दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा जो है वो है शून्य सदिश। नाम ही है शून्य, यानी इसकी लंबाई कुछ है ही नहीं, शून्य सदिश। यानी कि हम कहेंगे इसको ज़ीरो वेक्टर, ज़ीरो वेक्टर। देखिएगा, अगर मैं A से A चलूँ, बिंदु A से बिंदु A, यानी A बिंदु है, तो ये हो गया ज़ीरो वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, जीरो वेक्टर जब लिखते हैं तो केवल जीरो नहीं करते हैं, जीरो के ऊपर एक एरो भी लगाया जाएगा। अगर आपने ये लिख दिया तो ये नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, ये गलत हो जाएगा। अगर आपको जीरो वेक्टर लिखना है तो जीरो करके उस पर एरो ज़रूर लगाएंगे।
अगर आपने केवल 0 लिख दिया तो उसका मॉडुलस कहलाएगा, ठीक है ना। अब इसमें कह सकते हैं कि इफ़ अगर ए बी जो वेक्टर है वो 0 वेक्टर है, इसका मतलब क्या। कभी क्वेश्चन पूछे भाई कि एक वेक्टर ए बी है जो कि नल मैट्रिक्स है, नल वेक्टर है, सॉरी नल वेक्टर है यानी 0 वेक्टर है, तो इसका मतलब क्या। इसका मतलब ये है इट इम्प्लाइज ए व बी एक ही बिंदु है, या कह सकते हैं अपन ए एंड बी कोइंसाइड्स, संपाती हैं, इसको कहते हैं हिंदी में संपाती हैं। ये हो गया 0 वेक्टर की डेफिनेशन, यानी 0 वेक्टर जो होता है उसका मॉडुलस 0 होता है, हालांकि उसका सेंस ज़रूर होगा, सेंस को शो करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, ये ज़रूरी है। तो ये हो गया आपके पॉइंट नंबर 2। इसका तीसरा पॉइंट क्या था, वेक्टर के टाइप्स, उसके अंदर 2 हमने समझ लिए हैं। पहला तो यूनिट वेक्टर और दूसरा हमने पढ़ा है 0 वेक्टर। अब पढ़ते हैं तीसरा वेक्टर। अब पढ़ते हैं वेक्टर नंबर 3, वो है समदिश सदिश। समदिश सदिश इसे कहते हैं लाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर्स। देखिए 2 वेक्टर्स अगर लाइक हैं यानी कि समदिश हैं तो ये पक्का समझो कि उनकी जो डायरेक्शन है वो एक ही है, और डायरेक्शन एक का मतलब वो पैरेलल है। जैसे देखिएगा, मैं आपसे कह दूं कि ये एक वेक्टर है और ये इसके पैरेलल मैंने एक लाइन खींच दी इस प्रकार की, देखिएगा ये मान लीजिए ये वेक्टर है ए बी और ये वेक्टर है मान लीजिए सी डी। ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, ध्यान रखना ये दोनों पैरेलल हैं, तो हम कहेंगे वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी वो समदिश हैं, समदिश हैं यानी कि लाइक वेक्टर्स हैं, लाइक हैं। तो 2 वेक्टर्स को अपन लाइक वेक्टर्स तभी कहते हैं जब उनकी जो अभिदिशा है वो सेम हो, यानी उसका जो डायरेक्शन जो है उसकी वो बिल्कुल सेम हो। ध्यान दीजिएगा, ये लाइन पैरेलल होना ज़रूरी है, और डायरेक्शन सेम का मतलब ऐसा नहीं कि ये ए से बी है और वो बी से वो डी से सी है, यानी ऑपोजिट इधर से और इधर से नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही दिशा में होना चाहिए। ये डाउनवर्ड टू अपवर्ड है और ये भी डाउनवर्ड टू अपवर्ड है, और एक दूसरे के ये पैरेलल भी, ये लाइन जो है ना इसके पैरेलल भी है, ध्यान दीजिएगा। ये कहलाएंगे समदिश समदिश सदिश। उसके बाद हम पढ़ेंगे समान सदिश। समान सदिश यानी कि इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर को समझाने के लिए मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक लंबी लाइन खींच दी मैंने, और ये इसके पैरेलल मैंने एक लाइन और खींच दी मान लीजिए, और यहाँ क्या किया मैंने, मान लीजिए यहाँ पर मैंने 0 से 3 सेंटीमीटर लंबी रेखा ली, यहाँ मैंने 5 से 8, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 0 से 3 है, ये 5 से 8 है। और यहाँ पर मान लीजिए मैंने जो ले लिया 8 से 11 कर दिया, ये भी 3 हो गया। तो आप देखिए ध्यान से, ये मैंने लिया है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी, ये लिया मैंने डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट सी डी, और ये लिया मैंने डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पी क्यू। देखिए सभी की लंबाई मैंने रखी थी 3-3 सेंटीमीटर, और ये जो दोनों लाइन सेगमेंट है ना
डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी और सी डी ये एक ही लाइन पे हैं, और ये जो पी क्यू है वो उससे अलग लाइन पर, लेकिन इनकी दिशा सबकी देखिए, ये पी से क्यू, ये सी से डी, ये ए से बी, और ये बिल्कुल एक ही डायरेक्शन जा रहे हैं, उनकी लेंथ भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं जो वेक्टर ए बी है, वेक्टर सी डी है और वेक्टर पी क्यू है, ये तीनों वेक्टर बराबर हैं, ऑल आर इक्वल। अच्छा, एक और बात है कि अगर दो वेक्टर्स बराबर हैं तो उनके इनिशियल पॉइंट का सेम होना ज़रूरी नहीं है। हालांकि इनिशियल पॉइंट सेम हो सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है। यहाँ देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मैंने 3 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन खींच दी, 4 सेंटीमीटर, 2 से 6 के ना 4 सेंटीमीटर, और यहाँ मैंने इसको कह दिया ए बी, और इस बिंदु को मैंने बी के साथ में सी बी कह दिया। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने इसको बी कह दिया, इस पॉइंट को किसी ने इसको सी कह दिया। अब मैं कह सकता हूँ कि वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी बराबर हैं और इन दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम है, और जो टर्मिनल पॉइंट है वो एक तो बी कहता है और एक सी कहता है, पर चूँकि दोनों तो पॉइंट तो एक ही है ना, तो इसका मतलब बी और सी एक ही बिंदु। लेकिन मैंने आपको ये बात समझाने के लिए कही है, दो वेक्टर्स इक्वल हो सकते हैं लेकिन उनके इनिशियल पॉइंट का एक होना ज़रूरी नहीं है, ये ध्यान रखना। और ना उनका जो है पॉइंट टर्मिनल वो एक होगा। यहाँ देखिएगा, ए बी वेक्टर का जो इनिशियल ए है और टर्मिनल बी है, सी डी का वो सी और डी है, और पी क्यू को पी और क्यू है, तो दोनों अलग अलग है, सब अलग अलग है। तो मोटे तौर पर जो बात है वो ये है कि इक्वल अगर वेक्टर्स हैं तो एक तो उनकी लेंथ होगी बराबर, उनके मॉडुलस होंगे बराबर, और एक उनकी डायरेक्शन भी होगी सेम। ध्यान दीजिएगा, सेम का मतलब जैसे ए बी है तो बी नहीं हो सकता, इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। ये हो गया आपके समान सदिश। अब इसके बाद जो हम लेंगे नंबर 5, वो लेंगे विपरीत सदिश। विपरीत सदिश यानी कि अनलाइक वेक्टर्स। एक बात आप अच्छी तरह दिमाग में रख लें कि लाइक वेक्टर हो चाहे अनलाइक वेक्टर्स होंगे वो पैरेलल, लेकिन दिशा अलग अलग होगी। जैसे देखिएगा, ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, इसके पैरेलल है। ये वेक्टर एक है ए बी, और ये वेक्टर दूसरा है, इस प्रकार से है, वो है सी डी। तो जो वेक्टर ए बी है और जो वेक्टर सी डी है वो अनलाइक है। वो विपरीत हैं, यानी इनकी दिशा विपरीत है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे इनके मॉडुलस बराबर की बात नहीं कर रहा हूँ। इनकी लेंथ अलग अलग हो सकती है, जो लंबाई ए बी की है ना और लंबाई सी डी की, वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन दिशा जो इसकी है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ में आप कह सकते हैं 180 डिग्री। एक ईस्ट से वेस्ट है तो दूसरा वेस्ट से ईस्ट होगा, एक नॉर्थ से साउथ है तो दूसरा साउथ से नॉर्थ होगा। ये पक्की बात है। इसको अपन कहते हैं अनलाइक मैट्रिक्स। बार बार में मैट्रिक्स मुंह से निकल जाता है, अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है ना। तो ये हो गया विपरीत सदिश, यानी इनकी जो अभिदिशाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं, एक दूसरे की विपरीत होती हैं। समान सदिश में क्या होता है, अभिदिशा यानी कि डायरेक्शन सेम होती है। इसमें जो होती है अभिदिशा यानी कि डायरेक्शन वो अपोजिट होती है, किसमें, विपरीत मैट्रिक्स के अंदर। तो ये अपने 5वां प्रकार हो गया। अब पढ़ते अपन प्रकार 6। इसके बाद हम पढ़ेंगे वो होगा ऋण सदिश, यानी कि नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर
देखिएगा, अगर दो वेक्टर नेगेटिव हैं एक दूसरे के तो उनको जोड़ने से जीरो वेक्टर आ जाएगा। यानी अगर मैं वेक्टर ए बी के अंदर इसका नेगेटिव यानी कि बी ए जोड़ दूं तो जीरो वेक्टर आ जाएगा। जैसे वेक्टर ए बी जो है, ये वेक्टर ए बी है और इसमें जोड़ दूं वेक्टर बी ए, यानी बिल्कुल बराबर लंबाई लेनी पड़ेगी ना मेरे को। ये लंबाई मान लीजिए इसकी 7.5 सेंटीमीटर है। अगर इसके पैरेलल में 7.5 सेंटीमीटर लंबाई रख दूं इसके पैरेलल, और इसको कह दिया मैंने बी ए, तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव हैं। यानी ए बी का जो सेंस है वो ए से बी है, बी ए का जो सेंस है यानी अभिदिशा जो है वो बी से ए है। दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है, तो उनकी जोड़ कितनी होगी? जीरो होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर वेक्टर ए बी है तो वो इजिकल टू है माइनस वेक्टर बी ए। ध्यान दीजिएगा, इफ ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए देन वी कैन से दैट ए बी एंड बी ए आर नेगेटिव वेक्टर्स, और इनको जोड़ेंगे तो आएगा जीरो वेक्टर। तो ये आपको मैंने छठवां प्रकार बताया इसका वेक्टर का। अब हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे। कितने पॉइंट हो गए हमारे पॉइंट हो गए थे इसके अंदर अब तक 3। पहला जो था वो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था वेक्टर के बारे में। दूसरा कुछ मैंने बातें बताई थी दिष्ट रेखाखंड, जैसे कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जिसमें लेंथ, सपोर्ट, सेंस वगैरह बताए थे। उसके बाद जो पॉइंट 3 था वो था उसके प्रकार यानी कि टाइप्स। अब जो लास्ट आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन, इसे हम कहते हैं कि स्थिति सदिश। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। अच्छा, ये पूरा चैप्टर इम्पोर्टेंट है इस दृष्टि से कि एक तो आपकी फिजिक्स में बहुत काम आता है ये चैप्टर वेक्टर, जो साइंस की स्टूडेंट से फिजिक्स में बड़ा काम आता है। दूसरा, वेक्टर समझेंगे तो भी 3D समझ पाएंगे अच्छे से, बिना वेक्टर के 3D समझ नहीं आएगा। हम समझ रहे हैं स्थिति सदिश, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पोजीशन वेक्टर। मैं इसको आगे से हमेशा PV कहा करूँगा, PV। अब देखिए, पोजीशन वेक्टर जो होता है उसके लिए 2 बातें पता होनी जरूरी हैं। एक तो एक पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर हमको फाइंड करना है, और एक ओरिजिन जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि किसी भी वेक्टर के अंदर एक होता है इनिशियल पॉइंट, एक होता है टर्मिनल पॉइंट। ये बिल्कुल सही बात है, हम सीख चुके हैं। तो ये स्थिति सदिश जो होगा ना, उसमें भी 2 पॉइंट होंगे, इनिशियल और टर्मिनल। अब इनिशियल कौन है और टर्मिनल कौन है? तो टर्मिनल पॉइंट तो वो होगा जिसका पोजीशन वेक्टर पता करना है, यानी जिस पॉइंट की पोजीशन कहाँ है ये पता करना है। और इनिशियल पॉइंट वो होगा जिसके रेफरेंस में पता करना है। जैसे मान लीजिए ओ ये कोई ओरिजिन है यानी कि मूल बिंदु है। वो क्या है? मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन। और ये कोई पॉइंट है ए, और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भाई इस ए बिंदु का पोजीशन वेक्टर इस ओ के रेफरेंस में क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, ओ को ए से मिला देंगे, ओ से ए को मिला देंगे। इस प्रकार से वी विल जॉइन ओ एंड ए। और ओ ए जो वेक्टर होगा, वेक्टर ओ ए, इसको कहेंगे पोजीशन वेक्टर PV, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेफरेंस टू ओ।
अच्छा, यही जो ए पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर किसी और मूल बिंदु, किसी और ओरिजिन के रेफरेंस में अलग होगा। मान लीजिए आपने रेफरेंस बदल दिया, मान लीजिए आपका ये रेफरेंस है, आपका ओरिजिन ये है, अब बदल दिया आपने, अपने मूल बिंदु बदल दिया, शिफ्ट कर दिया उसको, तो उस केस में मैं O1 को ए से मिलाऊंगा। तो ये जो O1A है ना, O1A, ये भी पोजीशन वेक्टर है ए पॉइंट का, लेकिन किसके रेफरेंस में, पॉइंट O1 के रेफरेंस में, इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेफरेंस टू O1। और भाई जैसे कोई जगह किसी एक पॉइंट से कम दूरी पर है और वही स्थान किसी और पॉइंट से ज़्यादा दूर होगा, ये थोड़ी कह सकते हैं कि हमेशा बराबर होंगे। इसका मतलब ये जो पॉइंट ए है, इस O से देखा जाए तो दूरी OA और डायरेक्शन O2A, और O1 से देखें तो O1 to A। तो ये वेक्टर्स हो गए। तो आप अच्छी तरह दिमाग में बैठा लीजिएगा कि पोजीशन वेक्टर जो होता है किसी भी पॉइंट का होता है और किसी पॉइंट के रेफरेंस में होता है, और जिस पॉइंट के रेफरेंस में होता है उसको कहेंगे इनिशियल पॉइंट, और जिस पॉइंट का होता है वो होगा टर्मिनल पॉइंट। यानी O1A जो है ना, इसमें O1 है इनिशियल, A है टर्मिनल, और OA में O इनिशियल और A टर्मिनल। तो इतना मैंने आज आपको बताया। मैंने आज ये पहला जो लेक्चर लिया है वीडियो पे, ये वेक्टर का इनिशियल जो है समझना ज़रूरी है। जब तक अपन बेसिस नहीं पढ़ेंगे, बेस अच्छी तरह नहीं समझेंगे, कोई चैप्टर को क्लियर नहीं कर पाएंगे। सवाल करने बहुत आसान है, सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं बहुत बेसिकली पढ़ाऊँगा, हर चीज़ को समझाऊँगा, हर फॉर्मूला डिराइव करूँगा, और उसके बाद ही क्वेश्चन कराऊँगा। और क्वेश्चन जो करवाऊँगा वो अलग अलग प्रकार से लूँगा, पहले आसान, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन, फिर लास्ट में सबसे कठिन। ये मेरे मोबाइल नंबर है 9521663064। कोई भी स्टूडेंट जो मेरे को आज सुन रहा है या मेरे वीडियो देख रहा है, वो कहीं पर भी हो, राजस्थान के किसी भी कोने में हो, राजस्थान के बाहर भी हो, अगर इस नंबर पर मुझे कोई व्हाट्सएप मैसेज छोड़ता है तो उसकी समस्या मैं सॉल्व करके नया वीडियो बना के सेंड कर दूँगा, और लिंक उसका बता दूँगा, और मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूँगा। हो सकता है इस काम में मुझे 2-3 दिन लग जाए, कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इस चैप्टर की प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। CBSE वाले में मैं डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी वाला चैप्टर कर रहा हूँ, या और कोई और चैप्टर कर रहे हो तो वो भी पूछ सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान होगा। किसी भी स्टूडेंट को मेरे वीडियो देखने के बाद में कोचिंग क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट इज़ माई जेंटलमैन प्रॉमिस। आप अगर ध्यान से मेरे वीडियोस देखेंगे, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। कोई समझ नहीं आती है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं उसका समाधान निकाल दूंगा, चाहे 2-3 दिन लग जाए, ठीक है ना। ओके, इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।